यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10 के संचयन पुस्तक के अंतर्गत पाठ टोपी शुक्ला का अध्ययन करेंगे। टोपी शुक्ला पाठ के जो लेखक हैं वो हैं राही मासूम रज़ा। इनका जो समय काल रहा बच्चों वो 1927 से लेके और 1992 तक का रहा। आइए इनका जीवन परिचय जानते हैं। देखिए, राही मासूम रज़ा का जन्म 1 सितंबर 1927 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर के गंगोली गांव में हुआ। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो गांव में ही हुई। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से इन्होंने उर्दू साहित्य में पीएचडी करने के बाद कुछ साल तक वहीं पर ही अध्यापन कार्य किया, मतलब वहाँ पर ही पढ़ाया। फिर वे मुंबई चले गए जहाँ सैकड़ों फिल्मों की पटकथा, संवाद और गीत लिखे। प्रसिद्ध धारावाहिक जो था महाभारत, उसकी पटकथा और संवाद लेखन का कार्य भी इन्होंने किया और बहुत प्रसिद्धि पाई और बहुत ख्याति मिली इनको इस क्षेत्र में। देखो बच्चों, आगे राही मासूम रज़ा एक ऐसे कवि थे, कथाकार थे जिनके लिए भारतीयता आदमियत का पर्याय रही। इनके पूरे लेखन में आम हिंदुस्तानी की पीड़ा, दुख दर्द, उसकी संघर्ष क्षमता की अभिव्यक्ति है। राही ने जनता को बांटने वाली शक्तियों, राजनीतिक दलों, व्यक्तियों, संस्थाओं का खुला विरोध किया। उन्होंने संकीर्णताओं और अंधविश्वासों, धर्म और राजनीति के स्वार्थी गठजोड़ आदि को भी बेनकाब किया। राही मासूम रज़ा की प्रमुख जो कृतियां हैं वो देखिए, आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, कटरा, बी आरजू, असंतोष के दिन, नीम का पेड़, मोहब्बत के सिवा एक उर्दू उपन्यास था, मैं एक फेरी वाला, नया साल, मौजे गुल, मौजे सबा, रक्से मैं, अजनबी शहर, अजनबी रास्ते, सभी उर्दू कविता संग्रह है। 1857 हिंदू उर्दू महाकाव्य और छोटे आदमी की बड़ी कहानी, जीवनी। राही का निधन 15 मार्च 1992 को हुआ। तो ये बच्चों इनका पूरा इसका राही मासूम रज़ा का ये जीवन परिचय लेखक का। अब इन्होंने जो कहानी लिखी है बच्चों, पाठ एक ये देखिए, टोपी शुक्ला, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इनकी जो लेखन है, इसमें जो इन्होंने पाठ लिखा है उसका नाम क्या दिया है इन्होंने, टोपी शुक्ला। अब देखिए, इफ़न के बारे में कुछ जान लेना इसीलिए ज़रूरी है कि इप्पन टोपी का पहला दोस्त था। तो इन्होंने 2 बच्चों की कहानी को इसमें बताया है, जिसमें एक का नाम तो उन्होंने रखा है इप्पन और दूसरे का नाम रखा है टोपी। इस कहानी के अंतर्गत बच्चों 2 मित्र हैं जो अलग अलग धर्म से ताल्लुकात रखते हैं। एक हिंदू है, एक मुस्लिम है। अब उनके परिवारों में किस तरीके से इस धर्म के और इसको हिंदू मुसलमान को लेकर किस तरह के विचार उत्पन्न होते हैं वो हमको इस कहानी के अंतर्गत मिलेंगे। लेकिन फिर भी ये दोनों बच्चे जो थे, इनका आपसी जो प्रेम था वो बहुत अटूट था और ये दोनों बिल्कुल अच्छे मित्र थे, पक्के मित्र थे। इफ़न को टोपी ने सदा इफ़न कहा। इफ़न ने इसका बुरा माना, परंतु वह इफ़न पुकारने पर बोलता रहा। इसी बोलते रहने में उसकी बड़ाई थी। यह नामों का चक्कर भी अजीब होता है। उर्दू और एक हिंदी, एक ही भाषा हिंदवी के 2 नाम हैं, परंतु आप खुद देख लीजिए कि नाम बदल जाने से भी कैसे कैसे घपले हो रहे हैं। नाम चाहे कृष्ण का हो तो उसे अवतार कहते हैं और मोहम्मद का हो तो उसे पैगंबर। नामों के चक्कर में पड़कर लोग ये भूल गए हैं कि दोनों ही जो थे दूध देने वाले जानवर चराया करते थे, दोनों ही पशुपति गोवर्धन और ब्रज कुमार थे। इसीलिए तो कहता हूँ कि टोपी के बिना इफ़न और इफ़न के बिना टोपी न केवल अधूरे हैं बल्कि बेमानी हैं। इसीलिए इफ़न के घर चलना ज़रूरी है और यह देखना ज़रूरी है कि उसकी आत्मा के आंगन में कैसी हवाएं चल रही है, परंपराओं के पेड़ पर कैसे फल आ रहे हैं। तो देखिए, इसका सेकंड पार्ट, इफ़न की कहानी बहुत लंबी है।
परंतु हम लोग टोपी की कहानी कह सुन रहे हैं, इसीलिए मैं इफ़न की पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि केवल उतनी ही सुनाऊंगा जितनी टोपी की कहानी के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं आया है कथाकार के लिए, लेखक के लिए, जो ये पूरी कहानी को बता रहे हैं। मैंने इसीलिए ज़रूरी जाना कि इफ़न के बारे में आपको कुछ बता दूं, क्योंकि इफ़न आपको इस कहानी में जगह जगह दिखाई देगा। न टोपी इफ़न की परछाई है और न इफ़न टोपी की। ये दोनों दो एक स्वतंत्र आज़ाद व्यक्ति हैं। इन दोनों व्यक्तियों का जो डेवलपमेंट है एक दूसरे से आज़ाद तौर पर हुआ है। इन दोनों के दो तरह की घरेलू परंपराएं मिली। इन दोनों ने जीवन के बारे में अलग अलग सोचा। फिर भी इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। तो इन दोनों मित्रों की कहानी को हम जानेंगे। यहाँ पर जो बच्चों इस के नीचे जो ये दे रखे हैं, ये शब्दार्थ दे रखे हैं आपको, इसमें बीच बीच में जैसे ये डेवलपमेंट है तो इसका अर्थ है विकास, अटूट है तो न टूटने वाला, और इसी तरीके से प्रथा प्रणाली जो बहुत दिनों से चली आ रही है, जो रिवाज, तो उसके शब्दार्थ आए हैं। ये लेखक आगे क्या बता रहे हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यह बेवकूफ़ी क्यों करूँ? क्या मैं रोज़ अपने बड़े या छोटे भाई से ये कहता हूँ कि हम दोनों भाई भाई हैं? यदि मैं नहीं कहता तो क्या आप कहते हैं? हिंदू मुसलमान अगर भाई भाई हैं तो कहने की ज़रूरत नहीं है। उनको अपने आप ही समझना होगा कि और भाईचारे की भावना रखनी होगी। यदि नहीं है तो कहने से क्या फ़र्क पड़ेगा? मुझे कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है। मैं तो क्या हूँ, एक कथाकार हूँ। तो कथाकार बता रहे हैं कि मैं एक कथा सुना रहा हूँ, और वो कथा किसकी है? दो मित्रों की है, टोपी और इफ़न की। टोपी जो है उसका नाम अलग है और इफ़न है उसका नाम अलग है। ये उपनाम दिए हैं उसने दो, इन पात्रों के दो उपनाम दिए हैं, टोपी शुक्ला और इफ़न। बाकी इनके नाम अलग हैं। ये कहानी के दो चरित्र हैं। मैं यहाँ पर लेखक के लिए आया, कथाकार के लिए आया है। टोपी और इफ़न की बात कर रहा हूँ। वे इस कहानी के दो चरित्र हैं। एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है, जिसको क्या नाम दिया है? टोपी शुक्ला। दूसरे का नाम सैयद जरगाम मुर्तज़ा। एक को टोपी कहा गया है, दूसरे को इफ़न कहा गया है। आगे देखिए, इफ़न के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। काफिरों के देश में पैदा हुए, काफिरों के देश में मरे, परंतु वसीयत करके मरे कि लाश करबला ले जाई जाए। वसीयत यानी जो भी संपत्ति, उनके ज़मीन जायदाद जिसका भी नाम करना था, तो उन्होंने ये नाम अपनी संपत्ति में लिखा कि जब भी मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को मेरे गांव यानी करबला ले जाया जाए, पवित्र जगह इस्लाम की। उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक न ली। उस खानदान में जो पहले हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ और बढ़कर क्या हुआ? इफ़न का बाप हुआ। आगे देखिए, जब इफ़न के पिता सैयद मुर्तज़ा हुसैन मरे तो उन्होंने ये वसीयत नहीं की कि उनकी लाश को कहाँ ले जाई जाए? करबला ले जाई जाए। वह एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में ही दफन किए गए। इफ़न की परदादी बड़ी नमाजी बीवी थी, 5 टाइम नमाज अदा करती थी। करबला, नजफ, खुरासान, काज़मेन और जाने कहाँ कहाँ की यात्रा करके आई थी। परंतु जब कोई घर से जाने लगता तो वह दरवाजे पर पानी का एक घड़ा जरूर रखवाती और माश का सदका भी जरूर उतरवाती, जिसे कहा जाता है कि नज़र को उतारना। यहाँ पर बच्चों ये नंबर दे रखा है, इसके नीचे आपको शब्दार्थ भी मिलेंगे। माश का सदका भी उतरवाती कि वो भले ही ना 5 टाइम नमाज अदा करती थी, वो मुस्लिम धर्म से थी, फिर भी वो जो टोटका वगैरह जो होता है माश का सदका कि बाहर निकलने से पहले क्या शगुन मनाना चाहिए, जो हमारे हिंदू धर्म में ज़्यादा माना जाता है, वो पहले करवाती थी। इफ़न की दादी भी नमाज रोजे की पाबंद थी, परंतु जब इकलौते बेटे को चेचक निकली तो वह चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हुई और बोली, माता मोरे बच्चे को माफ़ कर दो। क्यों? क्योंकि वो कौन सी भाषा बोलती थी? पूरब की रहने वाली थी, पूर्वी भाषा प्रयोग करती थी। 9 या 10 बरस की थी
जब ब्याह कर लखनऊ आई, परंतु जब तक जिद्दा रही वो पूर्वी बोलती रही। जो उनकी भाषा थी गांव की, लखनऊ की जो बोली थी वो उर्दू थी, ससुराली थी। वह तो मायके की भाषा को ही गले लगाए बैठी थी। क्यों? क्योंकि इस भाषा के सिवा इधर उधर कोई ऐसा नहीं था जो उनके दिल की बात को समझता। जब बेटे की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल फड़का, परंतु मौलवी के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता था। बेचारी दिल मसोस कर रह गई। हाँ, इफ़्फ़न की छठी पर उन्होंने जी भरकर जश्न मनाया। जब इफ़्फ़न पैदा हुआ था तो उसका जब उत्सव हो रहा था, जलसा उत्सव, उसके नाम का उसका नाम निकाला जा रहा था, छठी का घर में उत्सव था, तब उसने खूब जी भरकर जश्न मनाया, उत्सव मनाया और नाच गाना किया। बात यह थी कि इफ़्फ़न अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था। मर्दों और औरतों के इस फ़र्क में ध्यान रखना ज़रूरी है कि क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे बगैर इफ़्फ़न की आत्मा का नाक नक्शा समझ में नहीं आ सकता। ये जो बच्चों शब्दार्थ दे रहे हैं, देखिए, लंबी यात्रा पर जाने से पहले या अपनी मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति के प्रबंध, उपभोग आदि के विषय में लिखित इच्छा जो दर्ज करा दी गई है, उससे संपत्ति जो कहा गया था उसमें आया था। इस्लाम का एक पवित्र स्थान करबला, नियमित रूप से नमाज पढ़ने वाला नमाजी, एक टोटका यानी वो सदका किया था उसने, और एक संक्रामक रोग चेचक इसके लिए आया है जिसमें बुखार के साथ साथ पूरे शरीर पर लाल दाने निकल आते हैं। पूरब की तरफ बोली जाने वाली भाषा जिसमें ये शब्दार्थ में आया है, ये पूर्वी भाषा। जन्म के छठे दिन का स्नान पूजन उत्सव, उसको छठी कहा गया है। उत्सव खुशी का जलसा, और वर्ण यानी रूप रंग, नाक नक्शा रूप रंग। आगे देखिए कहानी में क्या होता है। इफ़्फ़न की दादी मौलवी की बेटी नहीं थी, बल्कि एक जमींदार की बेटी थी और दूध घी खाती हुई आई थी। परंतु जब वो लखनऊ आई ससुराल में, तो लखनऊ आकर वह उस दही के लिए तरस गई जो वो गांव में खाती थी, और वहाँ घी पिलाई हुई काली हांडियों में समयों के यहाँ से जहाँ घी आया करता था उसको खाती थी। वो वहाँ पर आकर उसको कुछ भी नहीं मिला ऐसा जैसा उसने अपने पीहर में खाया था। बस मायके जाती तो लपट छपड़ के जी भर के खा लेती। लखनऊ आते ही उन्हें फिर मौलविन बन जाना पड़ता था। अपने मियाँ से उन्हें यही तो एक शिकायत थी कि वक्त देखे न मौका, बस मौलवी ही बने फिरते हैं। ससुराल में उनकी आत्मा सदा बेचैन रहती। जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा कि तुम्हारी लाश करबला जाएगी या नजफ़, जो इस्लाम का एक पवित्र स्थान होता है, कि वहाँ पर तुम्हारी लाश को ले जाया जाए। तो वह बिगड़ जाती और बिगड़ गई और बोली, ए बेटा, जऊन तू से हमारी लाश न संभाली जाए तो तू हमें हमरे घर भेज दियो, कि अगर तुझसे मेरे लाश नहीं संभाली जाएगी तो तू मुझे अपने घर ही भेज देना, और अगर तुझको मैं इतना बोझ लग रही हूँ तो। मौत सिर पर थी, इसीलिए उन्हें याद भी नहीं रहा। याददाश्त चली गई कि अब घर कहाँ है। घर वाले कराची में हैं और घर कस्टोडियन में चला गया है, यानी एक सरकारी संरक्षण में चला गया है। मरते वक्त किसी को ऐसी छोटी छोटी बातें भला याद कैसे रह सकती है। उस वक्त तो मनुष्य अपने सबसे ज़्यादा खूबसूरत सपने देखता है, जो उसने ज़िंदगी जी है उनके बारे में उसको वो याद आते हैं सपने। यह कथाकार का ख्याल है, क्योंकि वह अभी तक मरा नहीं है। ऐसा वो सोच रहा है कि उसको इस तरीके से वो बातें याद आ रही थी बचपन की। इफ़्फ़न की दादी को जो मरने वाली थी उनको कुछ याद नहीं रह गया था, जो मकान की यादें थी उनकी अपने पीहर की, लेकिन उनको ये भी पता नहीं कि जो मकान था वो अब किसके कस्टोडियन में चला गया था, सरकारी विभाग के संरक्षण में चला गया था। इफ़्फ़न की दादी को अपना घर याद आया। उस घर का नाम क्या था? कच्ची हवेली, क्योंकि जमींदार की लड़की थी। कच्ची इसीलिए कि वह मिट्टी की बनी थी। उन्हें दशहरी आम का वह बीजू पेड़ याद आया जो उन्होंने अपने हाथ से लगाया था, और जो उन्हीं की तरह बूढ़ा हो चुका था। ऐसी ही छोटी छोटी खट्टी मीठी बेशुमार यादें, चीज़ें उन्हें याद आई। वह इन चीज़ों को छोड़कर भला करबला या नजफ़ कैसे जा सकती थी। जो मीठी मीठी यादें थी, उनकी सुनहरी यादें थी जो उन्होंने जी थी, उनको छोड़कर वो करबला या नजफ़, जो इस्लाम का एक पवित्र स्थान था, वहाँ पर क्यों जाएगी। तो वो यादें ही उनके साथ रही।
अब उनका देहांत हो गया इफ़न की दादी का, और कहाँ पर, बनारस के फातमैन में दफन की गई। बनारस में क्यों की गई? क्योंकि जो इफ़न के पिताजी थे उनकी जो पोस्टिंग थी वो कहाँ पर थी, नौकरी बनारस में थी, तो इसीलिए बनारस के फातमैन में ही उनको दफनाया गया, क्योंकि मुर्तज़ा हुसैन की पोस्टिंग उन दिनों वहीं थी। इफ़न स्कूल गया हुआ था, नौकर ने खबर दी कि बीबी का देहांत हो गया है। उस समय बीबी कहा जाता था उनको, और इफ़न की दादी बीबी कही जाती थी। इफ़न तब चौथी कक्षा में पढ़ता था, चौथे में पढ़ता था यानी चौथी कक्षा में पढ़ता था, और टोपी से उसकी मुलाकात हो चुकी थी, यानी टोपी उसका मित्र था। आगे देखिए, इफ़न को अपनी दादी से बड़ा प्यार था। प्यार तो उसे अपने अब्बू से भी था, अपनी अम्मी से भी था, अपनी बाजी जो उसकी बहन थी उससे भी था, बड़ी बहन, और छोटी बहन नुजहत से भी था। प्यार तो उससे सभी से था, परंतु दादी से वह थोड़ा ज़्यादा ही प्यार करता था। अम्मी तो कभी कभार डांट मार लिया करती थी, बाजी का भी यही हाल था जो बड़ी बहन थी। अब्बू भी उसे कभी कभार तो कचहरी समझकर फैसला सुना देते थे। नुजहत को जब भी मौका मिलता तो उसकी कॉपियों पर वो तस्वीरें बनाने लगती थी, छोटी बहन। बस एक दादी ही थी उसके घर में जिन्होंने कभी उसका दिल नहीं दुखाया। किसका दिल नहीं दुखाया? इफ़न का। वह रात को भी उसे बहराम डाकू, अनार परी, 12 बुर्ज, अमीर हफ्जा, गुल काबली, हातिम ताई, पंचफुल्ला रानी की कहानियाँ सुनाया करती थी। सोता है संसार, जागता है पाक, परवतदिगार आँखों की देखी नहीं कहती, कानों की सुनी कहती हूँ कि एक मुल्क में एक बादशाह था। इस तरह से वो अपनी कहानी की शुरुआत करती थी। फिर ये देखो शब्दार्थ आ गए बच्चों, वापस आगे देखिए। दादी की भाषा पर वह कभी नहीं मुस्कुराया। उसे तो अच्छी भली लगती थी, क्योंकि वो उसको तरह तरह की कहानियाँ सुनाती थी, प्यार करती थी। एक घर में वही थी जो उसको प्यार से रखती थी, बाकी तो सबको शिकायत रहती थी उससे, इफ़न से। उसे अच्छी भली लगती, परंतु अब्बू नहीं बोलने देते थे, क्योंकि दादी कौन सी भाषा बोलती थी? पूर्वी भाषा बोलती थी। और जब भी वो दादी के साथ बोलने लगता तो अब्बू डांट दिया करते थे, और जब वह दादी से इसकी शिकायत करता तो वह हंस पड़ती। और मोरा का है बेटा, यानी मेरा क्या है? अब अनपढ़ गंवारन की बोली तू काहे को बोले लाग्यो, यानी तू अनपढ़ गंवार की बोली अगर तेरे पिताजी कहते हैं तो तू मत बोल, तू अपने अब्बा की ही बोली बोला कर। बात ख़त्म हो जाती और फिर कहानी शुरू हो जाती। तो का बादशाह की हिस्स तुरंत एरे हिरन मार लिया हुआ, यानी वापस वो फिर कहानी सुनाने लगती। यही बोली टोपी के दिल में उतर गई थी। इफ़न की दादी उसे अपनी माँ की पार्टी की दिखाई दी, क्योंकि जो इफ़न की दादी थी वो पूर्वी भाषा का प्रयोग करती थी, और टोपी शुक्ला की जो माँ थी राम दुलारी, जिसमें आगे इसका जिक्र आएगा, वो भी कौन सी भाषा बोलती थी? यही भाषा बोलती थी, पूर्वी भाषा ही बोलती थी। इफ़न के अब्बू और उसकी भाषा एक ही थी। अब देखिए आगे, यही बोली टोपी के दिल में उतर गई। इफ़न की दादी उसे अपनी माँ की पार्टी की दिखाई दी। अपनी दादी से तो उसे नफरत थी, नफरत। किसको नफरत थी? इसको, टोपी शुक्ला को अपनी दादी से नफरत थी। जबकि इफ़न को अपनी दादी बहुत प्यारी थी, और टोपी शुक्ला को अपनी दादी से नफरत थी। नफरत जाने कैसी भाषा बोलती थी। इफ़न के अब्बू और उसकी भाषा एक ही थी। जब वह इफ़न के घर जाता तो उसकी दादी के पास में बैठने की कोशिश करता। कौन जाता? टोपी शुक्ला। इफ़न की अम्मी और बाजी, वह बातचीत करने की कोशिश ही नहीं करता, अलबत्ता उसकी बोली पर वह हंसने के लिए उसे छेड़ती। परंतु जब वह बात बढ़ने लगती तो दादी बीच बिचाव कर देती थी। देखो यहाँ से फिर से टोपी के दिल में वो बात उतर गई थी। इफ़न की दादी उसे अपनी माँ की पार्टी की दिखाई दी। अपनी दादी से उसे नफरत थी। टोपी शुक्ला को नफरत, जाने कैसी भाषा बोलती थी। इफ़न के अब्बू और उसकी भाषा एक थी। जब वह इफ़न के घर जाता तो उसकी दादी ही के पास बैठने की कोशिश करता। कौन जाता? टोपी शुक्ला।
इफ़न की अम्मी और बाजी से वह बातचीत करने की कभी कोशिश नहीं करता था। वे दोनों अलबत्ता उसकी बोली पर हंसने के लिए उसे छेड़ती, क्योंकि वो वैसी ही भाषा का प्रयोग करता था, इसीलिए। तो दादी बीच बचाव करवा लेती। ते काहे को जाते उन सबन के पास, मुंह पिटावे को झाड़ू मारे, चल इधर आ। यानी कि तू उनके सबके पास क्यों जाता है। अब ये जो भाषा का प्रयोग किया उसने, वो पूर्वी भाषा का प्रयोग किया है। वह डांट कर कहती, परंतु वो हर शब्द पर शक्कर का खिलौना बन जाता। इतने मीठे से बन से और इतना प्यार से वो उसको समझाती, टोपी शुक्ला को, कि जब वो इफ़न के घर जाता था और सब उसे छेड़ते थे तो वह दादी ही थी जो उसको बहुत ही प्यार से समझाती कि तू उनके पास मत जाया कर अगर वो तुझे छेड़ते हैं तो। अमावट बन जाता, तिलवा बन जाता और वह चुपचाप उनके पास चला आता। यानी कई तरह की मिठाइयों के बारे में बताया इसमें कि ये इस तरह से वो बड़े प्यार से बोलती थी। तोरी अम्मा क्या कर रही, दादी हमेशा यहीं से बात शुरू करती। पहले तो वह चकरा जाता कि ये अम्मा क्या होता है, फिर वह समझ गया कि माताजी को अम्मा या अम्मी कहते हैं। यह शब्द उसे बहुत अच्छा लगा, अम्मा। वह इस शब्द को गुड़ की डली की तरह चुभलाता रहा, अम्मा, अब्बू, बाजी। फिर एक दिन गजब हो गया। क्या गजब हुआ, देखिए आगे। डॉक्टर भृगुनारायण शुक्ला नीले तेल वाले के घर में भी 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी थी। यानी खाना जो था उनका मेज कुर्सी पर होता था, लगती तो थालियाँ ही थी, परंतु चौके पर नहीं जैसे पहले होता था। तो ये टोपी शुक्ला के घर का बताया गया है। उस दिन ऐसा हुआ कि बैंगन का भुर्ता उसे ज़रा ज़्यादा ही अच्छा लगा। किसको अच्छा लगा? टोपी शुक्ला को। राम दुलारी कौन थी? टोपी की माँ। राम दुलारी खाना परोस रही थी। टोपी ने कहा, अम्मी जरा बैंगन का भुर्ता। अम्मी शब्द कहा उसने, मेज पर जितने हाथ थे रुक गए, जितनी आंखें थी वो टोपी के चेहरे पर जम गई। अम्मी, यह शब्द इस घर में कैसे आया? अम्मी परंपराओं की दीवार डोलने लगी। ये लफ्ज़ तुमने कहाँ सीखा? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। अब देखिए इसमें आगे ये बताया गया है कि किस तरीके से टोपी शुक्ला के घर पर जब वो खाना खा रहा था तो उसने अपनी अम्मी को अम्मी कहा। यह सुनकर सभी के हाथ रुक गए थे। ये देखिए इस तरीके से ये टोपी शुक्ला के घर का चित्र है, दृश्य दिखाया गया है बच्चों इसमें, जिसमें टोपी शुक्ला ने अपनी अम्मी से क्या मांगा? बैंगन का भुर्ता। माँ से मांगा, लेकिन उसने उस समय क्या कहा? अम्मी। जो कहाँ से सीख के आया था? वो इफ़न के घर से। आगे देखो बच्चों, जब उसने टोपी ने ये शब्द कहा तो उसने कहा, यह जब लफ्ज़ टोपी ने आंखें नचाई, लफ्ज़ क्या होता है माँ? कि ये तुमने कहाँ से सीखा? अम्मी कहना। ये अम्मी कहना तुमको किसने सिखाया? दादी गर्जी। क्योंकि दादी तो उसको वैसे भी डांटती रहती थी टोपी को, ये हम इफ़न से सीखा है। उसका पूरा नाम क्या है ये हम नहीं जानते हैं। अब वो अपनी दादी को बताया जा रहा है। देखिए, ते कौन मियाँ के लड़कों से दोस्ती कर ली है ले बाय। यानी किसने कहा? ये भाषा पूर्वी भाषा ही है। और वो पूर्वी भाषा कौन बोलती थी? उसकी माँ राम दुलारी। राम दुलारी की आत्मा गनगना गई। बहू, तुमसे कितनी बार कहूँ कि मेरे सामने ये गंवारों की ज़बान न बोला करो। सुभद्रा देवी राम दुलारी पर बरस पड़ी। राम दुलारी टोपी की माँ थी, सुभद्रा देवी उसकी दादी थी। सुभद्रा देवी को भी पसंद नहीं था कि वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करे, जो इफ़न के पिताजी को नहीं था कि उसकी अम्मी ऐसा बोलती थी। लड़ाई का मोर्चा बदल गया। दूसरी लड़ाई के दिन थे। इसीलिए जब डॉक्टर भृगुनारायण नीले तेल वाले को यह पता लगा कि टोपी ने कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती गांठ ली है, तो वह अपना गुस्सा पी गए और तीसरे दिन ही कपड़े और शक्कर के परमिट ले आए। परंतु उस दिन टोपी की बड़ी दुर्गति बनी जब उसने ये शब्द कहा और दादी ने कहा कि तुमने क्या किसी मुसलमान लड़के से दोस्ती कर ली है मियाँ से। उस दिन टोपी को बहुत भला बुरा कहा, बहुत पिटाई हुई। सुभद्रा देवी तो उसी वक्त खाने की मेज़ से उठ गई और राम दुलारी ने टोपी को बहुत मारा।
तू फिर जैबे ओकरा घरे, मतलब तू उसके घर वापस जाएगा क्या इफ़न के घर? हाँ। अरे तोहरा हाँ मैं लुकारा आगे मट्टी मिलाऊँ, मतलब वो पूर्वी भाषा में उसको डांट रही थी। राम दुलारी मारते मारते थक गई, परंतु टोपी ने यह नहीं कहा कि वह इफ़न के घर नहीं जाएगा, क्योंकि वह इफ़न को बहुत पसंद करता था, उसका पक्का दोस्त था। तो वो मार खा ली उसने, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि वह इफ़न से नहीं मिलेगा। मुन्नी बाबू और भैरव उसकी कुटाई का तमाशा देखते रहे। मुन्नी बाबू भैरव कौन थे? टोपी के भाई बहन थे। हम एक दिन एको रहीम कबाबची की दुकान पर कबाब खाते देखा रहा। मुन्नी बाबू ने टुकड़ा लगाया यानी बात आगे कही, मिर्च मसाला लगाकर अब उसकी मम्मी को, माँ को कि अरे आप तो ये कहती हैं इसने दोस्ती भी कर ली है, और एक दिन हमने इसको रहीम कबाबची के यहाँ भी देखा था कबाब खाते हुए। राम राम राम। राम दुलारी घिन्ना के 2 कदम पीछे हट गई। उसको बहुत हीक सी हुई। टोपी मुन्नी की तरफ देखने लगा, क्योंकि असलियत यह थी कि टोपी ने देखा था किसको? अपने भाई बहनों को रहीम कबाबची के यहाँ कबाब खाते। टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते देख लिया था, और मुन्नी बाबू ने उसे एक इकन्नी रिश्वत दी थी कि तू घर पर नहीं कहेगा। टोपी को यह मालूम था कि, परंतु वह चुगलखोर नहीं था। उसने अब तक भी मुन्नी बाबू की कोई भी बात इफ़न के सिवा किसी और को नहीं बताई थी। अपने दोस्त इफ़न को ही उसने बताया कि मेरे भाई बहनों को मैंने रहीम कबाबची के यहाँ कबाब खाते देखा है, लेकिन ये उल्टा उसके लिए कह दिया गया उसके भाई बहनों के द्वारा। तू हमें कबाब खाते देख रहे हो, ना देखा रहा ओ दिन। मुन्नी बाबू ने कहा कि तूने मेरे को देखा क्या कबाब खाते हुए? कि हाँ देखा था ना, उस दिन देखा था। उसके भाई बहनों ने कहा तो तुमने उसी दिन क्यों नहीं बताया माँ को? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। दादी ने, ये झूठा है दादी, टोपी ने कहा। उन भाई बहनों को सुभद्रा देवी ने कहा कि अगर टोपी ने उस दिन कबाब खाया था तो उसी दिन बताता। तो उसने कहा कि ये झूठा है दादी। टोपी ने कहा उस दिन टोपी बहुत उदास रहा। वह अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि झूठ और सच के किस्से में पड़ता, और सच्ची बात तो यह है कि वह इतना बड़ा कभी भी नहीं हो सका। उस दिन तो वह इतना पिट गया था कि उसका सारा बदन दुख रहा था। बस लगातार एक ही बात सोचता रहा कि अगर एक दिन के वास्ते वह मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाता तो समझ लेता उनसे, परंतु मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाना उसे बस में तो था नहीं। वो छोटा था सबसे, वह मुन्नी बाबू से छोटा पैदा हुआ था और उनसे छोटा ही रहा। दूसरे दिन जब वह स्कूल में इफ़न से मिला तो उसने सारी बात बताई कि घर पर ये हुआ। दोनों ज्योग्राफिया का घंटा छोड़कर सरक गए, मतलब जो भूगोल का पीरियड था वो उन्होंने वहाँ से छोड़कर चले गए। पंचम की दुकान से इफ़न ने केले खरीदे। बात यह है कि टोपी फल के अलावा किसी और चीज़ को हाथ भी नहीं लगाता, कबाब तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उसको गलत सलत कह के और माँ को उससे उसकी पिटाई करवा दी थी उसके भाई बहनों ने। ऐसा ना हो सकता कि हम लोग दादी ही बदल लें। किसने कहा? टोपी ने इफ़न से कहा। जब दोनों दोस्त बंक करके और वहाँ से चले गए विद्यालय से, तो उन्होंने कहा यार ऐसा करते हैं कि हम अपनी दादी को बदल लेते हैं, तू मेरी दादी को ले ले और मैं तेरी दादी को। टोपी ने कहा तोरी दादी हमरे घर आ जाए और हमारी तोहरे घर चली जाए, हमारी दादी तो बोलियो तू ही लोगन को बोलती, यह नहीं हो सकता। इफ़न ने कहा अब्बू यह बात नहीं मानेंगे, और मुझे कहानी कौन सुनाएगा? इफ़न कहता है क्योंकि वो हर शाम कहानी सुनते था दादी से। तुम्हारी दादी को 12 बुर्ज की कहानी आती है क्या? कि मेरी दादी तो कहानी सुनाती है क्या? तुम्हारी दादी को कहानी आती है क्या? और अब्बा मानेंगे नहीं। दोनों मित्र अपने बचपन में मतलब बहुत बातें कर रहे थे। तू हमें एक ठो दादी ना दे सकतो? टोपी ने खुद अपने दिल के टूटने की आवाज़ सुनी कि ऐसा तू मेरा इतना प्यारा मित्र है, पक्का मित्र है, क्या तू अपनी दादी नहीं दे सकता? जो मेरी दादी है मेरे अब्बू की अम्मा भी तो है। इफ़न ने कहा यह बात टोपी की समझ में आ गई। तुम्हारी दादी मेरी दादी की तरह बूढ़ी होगी? हाँ, तो फिर फिक्र न करो। इफ़न ने कहा मेरी दादी कहती है कि बूढ़े लोग मर जाते हैं। तो उसने टोपी ने कहा कि हमारी दादी तो मर ही नहीं रही है, कि मरेगी कैसे नहीं? क्या मेरी दादी झूठी है? ठीक उसी वक्त नौकर आया और पता चला कि इफ़न की दादी मर गई। इफ़न चला गया, टोपी अकेला रह गया।
वह मुंह लुटकाए हुए जिम्नेजियम में चला गया। बूढ़ा चपरासी एक तरफ बैठकर बीड़ी पी रहा था। वह एक कोने में बैठकर रोने लगा। क्यों रोने लगा? क्योंकि उसे इफ़न की दादी से बहुत लगाव था। दोनों मित्र आपस में बच्चों यही बात कर रहे थे कि क्यों ना हम अपनी दादी को बदल लें। उसी समय नौकर का आना हुआ और उसने कहा कि तुम्हारी दादी का देहांत हो गया है और तुम्हें घर पर बुलाया है। शाम को जब वह इफ़न के घर गया तो वहाँ सन्नाटा था। घर भरा हुआ था। रोज़ जितने लोग हुआ करते थे उससे ज़्यादा कहीं लोग थे। क्यों थे? क्योंकि उस दिन इफ़न की दादी का देहांत हुआ था। परंतु एक दादी के न होने से टोपी के लिए घर खाली हो चुका था, क्योंकि एक इफ़न के घर में दादी ही थी। इफ़न और दादी के अलावा उसका कोई नहीं था जो उसको प्यार करता, जबकि उसे दादी का नाम तक मालूम नहीं था। बस वो प्यार ही था जो उसको दादी से जोड़ रखा था। उसने दादी के 1000 कहने के बाद भी उनके हाथ की कोई चीज़ नहीं खाई थी। प्रेम इन बातों का पाबंद नहीं होता। टोपी और दादी में एक ऐसा ही संबंध हो चुका था। देखो बच्चों, आगे इफ़न के दादा जीवित होते तो वह भी इस संबंध को बिल्कुल उसी तरह न समझ पाते जैसे टोपी के घर वाले नहीं समझ पाए थे कि ये क्यों मुसलमान घर में जाता है और मुस्लिम लड़के से इसने क्यों दोस्ती की है और ऐसा क्या लगाव है कि वो इतनी पिटाई खाने के बाद भी वह इफ़न के घर उसने जाना नहीं छोड़ा। दोनों अलग अलग अधूरे हैं। एक ने दूसरे को पूरा कर दिया है। दोनों प्यासे थे, एक ने दूसरे की प्यास बुझा दी थी। दोनों अपने घरों में अजनबी और भरे घर में अकेले थे। दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन मिटा दिया। एक 72 साल की और दूसरा 8 साल का। आपस में कुछ भी नहीं लिया था उन्होंने। एक आपसी प्रेम था जो टोपी और इफ़न की जो दादी थी उनमें बना रहा। अब देखिए, तोरी दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती तो ठीक होता। किसने कहा? टोपी ने इफ़न से। टोपी ने इफ़न को पुरसा दिया। पुरसा दिया यानी बोल दिया कि अगर तेरी दादी मरी है, तेरी दादी की जगह मेरी दादी मर जाती तो ठीक रहता। इफ़न ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे इस बात का जवाब आता ही नहीं था। दोनों दोस्त चुपचाप होकर रोने लगे। देखो, इसका तीसरा भाग बच्चों कहानी का। टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई कि वह अब किसी भी लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी नौकरी करता हो जिसमें बदली होती रहती है, यानी ट्रांसफ़र होता रहता है। यानी जो इफ़न थे, उसके जो पिताजी थे, उनका जो ट्रांसफ़र था वो कहाँ हो गया था? बदली 10 अक्टूबर सन 45 को। तभी उसने कहा कि मैं ऐसे दोस्त से अब कभी दोस्ती नहीं रखूँगा जो छोड़कर चला जाए मुझे। 10 अक्टूबर सन 45 का दिन जो था यूं ही कोई महत्व नहीं रखता, परंतु टोपी के आत्म इतिहास में इस तारीख का बहुत महत्व है, क्योंकि इस तारीख को इफ़न के पिता बदली पर मुरादाबाद चले गए। इफ़न की दादी के मरने के थोड़े ही दिनों बाद ये तबादला हुआ था, इसीलिए टोपी और अकेला हो गया। क्यों? क्योंकि दूसरे जो कलेक्टर थे वो सरकारी बंगले में आ गए, जिनका नाम क्या था? ठाकुर हरनाम सिंह। इनके 3 लड़के थे,